प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो राजनीति भाग है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है लोकतंत्र की चुनौतियां। आप जानते हैं इस अध्याय से 4 अंकों का प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा में आना निश्चित है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बहुत सरल भाषा में इन प्रश्नों को समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। एक बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक 5 तत्वों को लिखिए। अब अगर प्रजातंत्र की जगह लोकतंत्र आ गया तो आप कहेंगे दूसरा प्रश्न, नहीं भाई, प्रजातंत्र को ही लोकतंत्र कहते हैं। अब थोड़ी सा इंट्रोडक्शन लिख देना चाहिए, प्रश्न को डायरेक्ट शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे नंबर अच्छे नहीं मिलते, तो थोड़ी सा उसकी भूमिका बना दें। तो यहाँ लिखेंगे प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व। थोड़ी सा आप कुछ दे दीजिए यहाँ पर एक दो लाइन में, है ना, इंट्रोडक्शन टाइप से। भारतीय प्रजातंत्र का ढांचा संविधान पर आधारित है ना। अब क्या कर सकते, आगे लिख देंगे अपन कि संविधान समय के साथ साथ इन व्यवस्थाओं में कुछ कमियां आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं जो वर्तमान व्यवस्थाओं को चुनौतियां देती हैं, और इसलिए भारतीय प्रजातंत्र को भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या बात समझ में आई आपको कि भारतीय प्रजातंत्र का ढांचा संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान बहुत महान है, बहुत विस्तृत है, लेकिन समय के साथ साथ व्यवस्थाओं में कुछ कमियां आ जाती हैं जो वर्तमान व्यवस्था को चुनौती देती हैं, है ना। इसलिए भारतीय प्रजातंत्र को भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां निम्नलिखित हैं। पहली चुनौती, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, फिर डिटेल तो अपने आप बन जाएगा, समझ लेंगे। तो पहला पॉइंट है निर्धनता और बेरोजगारी, है ना। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश की जनसंख्या का लगभग 26% भाग निर्धनता यानी गरीबी रेखा के नीचे रहता है। कितना भाग? 26% भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है ना। और देश में शिक्षित और अशिक्षित बहुत सारे करोड़ों नागरिक ऐसे हैं जिनके पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं है ना। तो नागरिकों के इन्हीं बड़े वर्ग के कारण लोकतंत्र के संचालन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, क्योंकि पूरा दिमाग यहीं लगाना पड़ता है शासन प्रशासन को कि इनके लिए कौन सी योजना लाई जाए, क्या किया जाए कि ये बहुत बड़ा जो वर्ग है ये भी प्रजातंत्र की मुख्य धारा में साथ साथ चल सके, इसका भी विकास हो सके, ठीक है ना। तो ये बात हुई। आप दूसरा पॉइंट देखते हैं, जातीयता, क्षेत्रीयता और भाषाई समस्या। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में, वैसे जो संविधान की बात करूं तो हमारे भारत देश में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन किंतु यथार्थ में ऐसा कभी होता है? आपने देखा है ना। किंतु यथार्थ में देश में प्रचलित जातिवाद, अपने भारत देश में बहुत सारी जातियां हैं और जातिवाद उनमें कूट कूट करके भरा हुआ है। तो जातिवाद और क्षेत्रवाद यानी वो कोई कहेगा मैं बिहार का हूँ, कोई कहेगा मैं एमपी का हूँ, कोई कहेगा मैं उत्तराखंड का हूँ, राजस्थान का हूँ, इस टाइप से कोई कहेगा मैं इस बुंदेलखंड का, मतलब अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ एक प्रकार से लोग अपने आप को महसूस करता है और अपने क्षेत्र को महान बताने की कोशिश करता है, जबकि देश की जो भावना, राष्ट्रीय भावना है, उसको पीछे कहीं छोड़ जाता है ना। तो किंतु यथार्थ में प्रचलित जातिवाद और क्षेत्रवाद स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को वास्तविक नहीं बनने देते। आई बात समझ में? ये क्षेत्रवाद और जातिवाद, जो स्वतंत्रता आपको दी गई है, इसके अर्थ को वास्तविक रूप से नहीं बनने देते हैं, ये हावी हो जाते हैं। भारतीय प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले यह मानते थे कि भारत में धीरे धीरे जातिवाद अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन व्यक्ति जब जाति को प्राथमिकता दे करके राजनीतिक कार्य और व्यवहार को निर्धारित करता है तो यह लोकतंत्र के संचालन में अवरोध आना स्वाभाविक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। फिर है निरक्षरता, बहुत ज़्यादा उत्तरदायी कारण है निरक्षरता। काय के लिए? प्रजातंत्र के बाधक तत्वों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ये करता है, क्योंकि किसी भी देश के लोकतंत्र की सफलता के लिए वहाँ के नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अशिक्षित लोग, जो पढ़े लिखे ये समझदार नहीं हैं, तो अशिक्षित लोग अपने अधिकारों व कर्तव्यों को जानते
ही नहीं है। और जब अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं जानेंगे तो अपने मत का ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सही प्रत्याशी, सही राजनेता का चयन नहीं हो पाएगा। इसलिए निरक्षरता प्रजातंत्र के लिए अभिशाप है। अगला पॉइंट देखते हैं, सामाजिक कुरीतियाँ। सामाजिक कुरीतियाँ यानी भारतीय समाज परंपरागत समाज है। यह प्रजातंत्र की भावनाओं के अनुकूल लोकमत की भावना कम अभिव्यक्त होती है ना। परंपरा ज़्यादा हावी हो जाती है। अभी भी हमारे समाज में अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अभी भी हमारे समाज में छुआछूत की भावना, महिलाओं के प्रति भेदभाव, जाति श्रेष्ठता का भाव कि ये जाति बड़ी है, ये ऊंची है, ये नीची है, सामंतवादी मानसिकता, सामाजिक कुरीतियाँ और बहुत सारे अंधविश्वास की भावना व्याप्त है। इस प्रकार के विचार लोकतंत्र के मार्ग में क्या है? बाधा है। आई बात समझ में? अगला पॉइंट, संचार साधनों की नकारात्मक भूमिका। संचार साधनों के माध्यम से सरकार और नागरिकों के मध्य घनिष्ठ संबंध बनता है। आप जानते हैं सरकार कोई योजना लाएगी तो उसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? उसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से होगा ना, प्रिंट मीडिया हो चाहे अपने टीवी वाली मीडिया हो, है ना। तो संचार के साधनों के माध्यम से सरकार और नागरिकों के मध्य घनिष्ठ संबंध बनता है। प्रजातंत्र में सरकार द्वारा जन कल्याण की अनेक योजनाएं, कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। संचार के साधनों द्वारा इनका प्रचार व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। बात समझिए, व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। यानी जिस न्यूज में मीडिया को, पेपर को कुछ फ़ायदा नज़र आता है ना, व्यवसायिक दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से, है ना, उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। बाकी जो जन भावनाएँ होती हैं उनसे उनका कोई विशेष नाता ही नहीं रहता। तो अगर ऐसा कार्य होगा तो संचार साधनों की भूमिका अच्छी नहीं रहेगी। तो ये भी तो बाधा है ना। तो भारतीय प्रजातंत्र के बाधक तत्व तो आपने जाने, यही प्रमुख बातें थी। अब इनको आपने समझ लिया है तो इनका उत्तर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, सिर्फ पॉइंट बस याद रखिएगा। तो अब दूसरा प्रश्न है, अभी आपने पहले प्रश्न में क्या जाना? पहले प्रश्न में ही जाना ना कि भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्वों के बारे में। अब उन्हीं बाधाओं को दूर करने के उपाय जानेंगे। यानी दूसरा प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय लिखिए। तो आप लिखिएगा, भारतीय प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या का हल करना। ऐसा पॉइंट बना दीजिएगा, निर्धनता, है ना, निर्धनता यानी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का निदान करना। ये पहला उपाय हो गया। इसके बारे में डिटेल कर दीजिएगा कि निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या का समाधान शासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। सम्मिलित प्रयास से, है ना, इस समस्या का निदान किया जा सकता है। और जो अपनी जो शिक्षा है ये भी ज़रूर आप लिख दीजिएगा। हमारे जो शिक्षा व्यवस्था उसमें व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, जिससे स्वरोजगार के प्रयास में तेजी आए। और तो जब स्वरोजगार के प्रयास में तेजी आएगी तो बेरोजगारी की समस्या का निदान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा, शिक्षा का प्रचार और प्रसार, है ना। दूसरा पॉइंट बना दीजिएगा, शिक्षा का प्रचार और प्रसार। अब इसमें लिख दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा अभी ऐसी जनसंख्या का भाग है जो अभी भी अशिक्षित है। उनमें शिक्षा का प्रसार होना नितांत आवश्यक है। यदि प्रसार होगा तो उनमें जागृति आ जाएगी, शिक्षा के द्वारा जागृति आ जाएगी, वे अपने कर्तव्य अधिकारों के प्रति सजग हो जाएंगे। उनमें जातिवाद के विचार, क्षेत्रवाद की जो भावना है ना, वो कम होंगी या दूर हो जाएंगी और उनकी मानसिकताओं में बदलाव आएगा। इन परिवर्तन के लिए कार्य करना है तो देश में निरक्षरता को हमको दूर करने का क्या करना चाहिए? सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट बना दिया आपने। और तीसरा पॉइंट बना दीजिएगा जो ये वाला कि सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जाए, सामाजिक कुरीतियाँ और अंधविश्वासों को दूर किया जाए।
तो इसमें डैश करके लिख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास हैं, इनके विरुद्ध कानून तो बने हैं लेकिन लोगों को इन कानूनों से भय नहीं है। अतः कानून द्वारा इनका पालन करना, मतलब जो कानून का पालन करना या कानून जो इसमें जो अपराध करता है उनको उचित दंड दिया जाना सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आया ये भ्रष्टाचार। प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार को कम करना, है ना। ये तो आप इसमें लिखेंगे प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार को कम करना, ये समाप्त करने के उपाय किए जाना नितांत आवश्यक है। अपराधियों को सजा दी जाए, इसके लिए न्याय प्रणाली में सुधार लाया जाए। ये भी पॉइंट बन सकता है, न्याय प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है ना। क्योंकि होता क्या है, अपराधी को सज़ा तो मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाता है सज़ा दिलाने में। इसके कारण अपराधी में जो कानून का भय होता है उतना नहीं हो पाता। और फिर ये भी पॉइंट बना सकते हैं वैसे, राजनीतिक दलों की संख्या को कानून बना करके कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे बने हुए हैं जो क्षेत्रीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बने हुए हैं। तो उनका कुछ मूल्यांकन होना चाहिए और खूब सारे राजनीतिक दल ना हो करके केवल उन्हीं दलों को मान्यता देनी चाहिए जो देश की भावनाओं को, देश के हितों को सर्वोपरि मानते हैं। राजनेताओं के लिए, अगला देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, राजनेताओं के लिए नैतिकता और नैतिक सिद्धांतों का प्रशिक्षण आयोजित होना चाहिए। राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कानून की आवश्यकता है। संचार के साधनों की, अब फिर संचार मीडिया के बारे में बात आपने किए थे ना, तो संचार के साधनों की बढ़ती भूमिका के कारण इनके लिए भी निश्चित दिशा निर्देश और कानून व्यवस्था होनी और उसका पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। तो ये बातें आपने समझी, पूरा आपने मैटर समझ लिया। अब इस मैटर को आप पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 डाल करके, जितने पॉइंट में डाल करके लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रवाद का राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रवाद आपने जान ही लिया कि हमारा भारत देश वैसे बहुत विशाल है। यहाँ भौगोलिक, भाषाई और सांप्रदायिक भावनाओं में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। अब भिन्नता होना स्वाभाविक भी है। देश का कोई भाग उपजाऊ है तो कोई रेतीला है, कोई पथरीला है। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक धर्म के लोग अनुयायी रहते हैं, है ना। अनुयायी यानी मानने वाले, अनेक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार भारत देश में भाषाएं, धर्म, रहन सहन की विधियां अलग अलग पाई जाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण विभिन्न वर्गों द्वारा अपनी भाषा, अपना क्षेत्र, अपना धर्म, अपने राज्य के हितों को प्राथमिकता दी जाती है ना। तो क्षेत्रीयता की भावनाएं का जन्म हो जाता है ना, कि हम इस जाति, इस धर्म, इस क्षेत्र के लोग हैं, है ना। इस टाइप से क्षेत्रीयता की भावनाओं का जन्म हो जाता है। अब आपने समझ लिया एक प्रकार से, आपको क्षेत्रवाद क्या है इसका उत्तर भी यहाँ मिल गया। अब जो क्षेत्रवाद है, तो इस क्षेत्रवाद का राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन जानते हैं। तो क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता में बहुत बाधा है। क्षेत्रवाद से प्रभावित होकर अनेक राजनीतिक दलों का जन्म हुआ है, निर्माण हुआ है। इनमें से आपने जाना ही होगा DMK, है ना, फिर तेलुगु देशम, अकाली दल, असम गण परिषद आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये दल क्षेत्रवाद की भावनाओं से प्रेरित होकर के कार्य करते हैं और राष्ट्रीय हितों की कोई परवाह नहीं करते। इस कारण मतदाता क्षेत्रवाद के आधार पर वोट डालते हैं और राष्ट्रीय हितों की अनदेखा कर देते हैं। क्षेत्रवाद आंदोलन को भी जन्म देता है। आपने बहुत सारे आंदोलन के नाम भी सुने होंगे, गोरखालैंड आंदोलन, है ना, पंजाब के उग्रवादियों द्वारा खालिस्तान की मांग, तथा कुछ वर्ष पूर्व दक्षिण के राज्यों द्वारा भारत से अलग होने की मांग इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। अतः क्षेत्रवाद ने पृथकवाद को जन्म दिया, यानी कि हम अलग हैं, हम देश से अलग हैं, इस टाइप की भावना का जन्म होता है यहाँ से। इसके कारण देश में समय समय पर दंगे, फसाद आदि होते रहते हैं। इस प्रकार क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता में बहुत बाधक है। आ गई बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण लिखिए।
यहाँ ये जानेंगे सांप्रदायिकता के कारण कौन कौन से। तो लिखिएगा सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, फूट डालो और शासन करो की नीति। ब्रिटिश काल में आपने जाना ना, ब्रिटिश काल में से ही ये नीति चली आ रही कि फूट डालो और राज करो, अपना काम निकालो वाली बात है ना। तो ब्रिटिश सरकार की देश को विभाजित करने की नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। परिणाम स्वरूप देश में वर्षों से साथ साथ रह रहे विभिन्न संप्रदाय के लोगों में अविश्वास की भावना बढ़ गई और सांप्रदायिकता के रूप में आज भी विद्यमान है कि हम इस संप्रदाय के हैं, वो इस संप्रदाय के हैं, इस टाइप से, है ना। तो ये फिर दूसरा है राजनीतिक स्वार्थ, है ना। राजनीतिज्ञों, नेताओं और सरकारों द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के तहत चुनाव जीतने के लिए धर्म और संप्रदायों की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है ना। धर्म और संप्रदाय के लोगों की मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है और उन्हें खुश करने का प्रयास किया जाता है कि हम फला धर्म के लोगों को अपना वोट बैंक मानते हैं, उनके लिए काम करेंगे, हम इस जाति के लोग के लिए काम करेंगे, हम इस संप्रदाय के लोगों के लिए काम करेंगे। तो राजनीतिक स्वार्थ, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सांप्रदायिकता को जन्म देती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अशिक्षा। सांप्रदायिकता का एक बहुत बड़ा कारण है अशिक्षा। भाई अशिक्षित होंगे तो उनको कोई भी कुछ भी गुमराह कर सकता है, लेकिन अगर वो शिक्षित हैं तो अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, है ना। तो सांप्रदायिकता का एक कारण अशिक्षित होना ही है, क्योंकि अशिक्षित लोग इसमें लिखा है कथित गुरुओं के बहकावे। गुरुओं से तात्पर्य मतलब जो जिनको मानते हैं उनके बहकावे में आ जाते हैं और वे लोग अपने स्वार्थ के लिए उनको गुमराह करते रहते हैं। ठीक है। फिर भ्रामक प्रचार, देश में होने वाली हर छोटी छोटी घटनाओं को तूल देने का प्रयास किया जाता है। इससे सांप्रदायिकता की भावनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। चलिए, तो ये प्रश्न आपने सीख लिए। अब एक प्रश्न और बचा है, उसको भी जान जाइए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो लोकतंत्र में नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना अति आवश्यक है। चुनाव ही लोकतंत्र की जान है, ठीक है ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष हो तब, है ना। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम किसका है, चुनाव आयोग का, है ना। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराती है। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के लिए, अपने यहाँ पंचवर्षीय चलती 5-5 साल के लिए, है ना। तो सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं और निष्पक्ष होना चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है ना। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता इच्छा अनुसार किसी भी उम्मीदवार को चुन सकते हैं। और चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत, यानी जब तक जनता की इच्छा रहेगी तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। और यदि जनता की इच्छा नहीं है तो बस क्या है, चुनाव आया तो उसको हरा दिए किनारे, है ना। राजा से फकीर बनाने में टाइम नहीं लगता जनता को, है ना। तो यही तो लोकतंत्र की शान है हमारे देश की, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने पूरा चैप्टर कवर करने का प्रयास कर लिया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, इन्हीं में से आपकी परीक्षा में प्रश्न आना है। और यदि कुछ शब्द बदल करके भी प्रश्न आया तो आपने समझ लिया है उसका उत्तर इन्हीं सब बातों में सम्मिलित होगा। एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वयस्क मताधिकार कितना है, बता दूं वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, यदि कोई समस्या हो तो ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका निदान करने की। तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए मिलते रहते हैं। आगे आपका विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि का पेपर होगा, इसके भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के द्वारा आप लोगों की मदद करने के प्रयास निरंतर किए जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।
थैंक यू।